नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। शुरुआत प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्विट्जरलैंड के छोटे दौरे से बड़ी खुशखबरी आई है। स्विट्जरलैंड ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन करने का वादा किया है, जिसका मतलब यह है कि भारत एनएसजी की सदस्यता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के तहत आज स्विट्जरलैंड से अमेरिका रवाना हो गए। पीएम का ये चौथा अमेरिकी दौरा कई मायनों में अहम होने जा रहा है। पीएम मोदी इस बार अमेरिका के स्टेट गेस्ट की हैसियत से विजिट करने वाले हैं। इस मौके पर पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ओबामा 9वीं बार एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। पीएम अगले कुछ घंटों में वाशिंगटन पहुंचेंगे, लेकिन जी मीडिया प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही अमेरिका से इस दौरे से जुड़ी हर खबर आपको दे रहा है। 6 जून को दोपहर के तकरीबन 2:30 पर भारत के प्रधानमंत्री वॉशिंगटन पहुंचने के बाद इसी द ब्लेयर्स हाउस पहुंचेंगे। ब्लेयर्स हाउस में ही उनका आधिकारिक प्रवास होगा। स्टेट हेड्स, डिग्निटरीज और हेड ऑफ स्टेट्स जो भी अमेरिका वॉशिंगटन में पहुंचते हैं, उनके रुकने की जगह यही होती है। तो किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस इसी ब्लेयर्स हाउस में आकर रुकेंगे। 6 जून को ही शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में इसी ब्लेयर्स हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकन थिंक टैंक से भी मुलाकात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और भारत और अमेरिका के बीच जो बिजनेस डील्स होनी है, जो समझौते होने हैं, उस पर भी चर्चा होगी। 6 जून को वाशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मसरूफियत भरा रहेगा। ब्लेयर्स हाउस में पीएम कई थिंक टैंक से मुलाकात करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले समझौते पर यहां चर्चा भी होगी। 6 जून को ही पीएम अर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री जाकर गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। अमेरिका पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पहुंचेंगे वो जगह है अर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री। इस जगह का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, इसीलिए अमेरिका पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहीं पहुंचेंगे। अर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री को टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स भी कहा जाता है। 6 जून को शाम के 4:45 पर वो यहां पहुंचेंगे और 5:15 तक वो यहां पर रहेंगे और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में अमर जवान ज्योति है, उतना ही महत्व इस जगह पर उन सैनिकों के लिए है जो सैनिक शहीद हुए थे। तो 5:15 तक यहां रुकने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस अपने होटल के लिए रवाना हो जाएंगे। 7 जून को पीएम मोदी व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ओबामा से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। पीएम के यूएस विजिट में कई अहम समझौते हो सकते हैं। भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR में एंट्री मिल सकती है। 7 या 8 जून को भारत के MTCR में शामिल किए जाने का ऐलान हो सकता है। इस वजह से भारत दूसरे देशों को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकेगा और अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन्स खरीद सकेगा। दोनों देशों के बीच डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी जैसे सेक्टर्स में हुए डेवलपमेंट की समीक्षा होगी। I think this is the closure probably to what's been a very productive relationship so far. More so, I think, on the defense and security side, though. Looking at the business relationship, we still remain divided deeply on multilateral trade issues such as the World Trade Organization. We're not part of the same trading blocs like Trans-Pacific Partnership or RCEP. यूएस दौरे में 7 जून की तारीख काफी अहम है और ऐतिहासिक भी। 7 जून को ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से इसी व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। 7 जून के दिन सुबह तकरीबन 10:30 बजे वो ब्लेयर हाउस से रवाना होंगे और उसके बाद 10:35 पर वो व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। 10:40 से लेके दोपहर के 1 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात होगी इसी व्हाइट हाउस पे, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। अमेरिका दौरे के दूसरे और आखिरी दिन 8 जून को प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस के जॉइंट मीटिंग को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले पीएम मोदी छठे भारतीय और 2005 के बाद पहले पीएम होंगे। 8 जून को अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 9:45 पर भारत के प्रधानमंत्री
इसी यूएस कैपिटल बिल्डिंग पहुंचेंगे, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 9:45 पर यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले स्पीकर द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद उनकी मुलाकात होगी यहां के कांग्रेशनल लीडरशिप से। और उस मुलाकात के बाद यहां के समय के मुताबिक सुबह तकरीबन 10:15 बजे से लेकर और 11 बजे तक वो यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। वो एक ऐतिहासिक क्षण होगा जिस पर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया और दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स की नजर होगी इस संबोधन में कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं इस जगह से। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब मार्च में न्यूक्लियर समिट के लिए अमेरिका गए थे तो प्रेसिडेंट ओबामा ने उन्हें बायलैटरल विजिट के लिए न्योता दिया था। दरअसल चीन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की एंट्री का विरोध कर रहा है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान इसके सपोर्ट में है। एनएसजी मेंबरशिप मिलने से भारत को यूरेनियम आसानी से मिल सकेगा। अमित प्रकाश, जी मीडिया, वाशिंगटन डीसी। तो बात हो रही है पीएम मोदी के विदेश दौरे की, और इसके अलावा पीएम मोदी ब्लैक मनी पर आज स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपने काउंटर पार्ट प्रेसिडेंट अम्मान से बात की, और वहां भी एक बड़ी खबर यह आई कि काले धन जानकारी साझा करने पर सहमति या कोई समझौता हो सकता है भारत और स्विट्जरलैंड के बीच, जो ब्लैक मनी के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी होगी। पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं और पीएम का ये विदेश दौरा 2 मायनों में बेहद अहम है। एक तरफ ब्लैक मनी का मुद्दा है तो दूसरी ओर मुद्दा है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की एंट्री का, और इन दोनों मोर्चों पर मोदी डिप्लोमेसी कामयाब होती दिख रही है। अमेरिका के बाद स्विट्जरलैंड ने भी एनएसजी में भारत की एंट्री का समर्थन किया है। साथ ही काले धन के मामले पर भी स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का वादा किया है। काले धन के मोर्चे पर सरकार के लिए एक और अच्छी खबर है। एम्बिट कैपिटल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में ब्लैक मनी घटी है। Combating the menace of black money and tax evasion is also our shared priority. We discuss the need for an early and expeditious exchange of information to bring to justice the tax offenders. हालांकि 48 देशों वाले न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की राह आसान नहीं है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान भारत के लिए एनएसजी की सदस्यता का जमकर विरोध कर रहे हैं। एनएसजी मेंबरशिप के लिए 12 मई को भारत ने अर्जी दी थी। 9 और 10 जून को वियना में एनएसजी की क्लोज डोर मीटिंग में काफी कुछ तय होगा, और सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी खुद 48 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं। एनएसजी मेंबरशिप के लिए भारत को अर्जी देने की प्रक्रिया में 7 साल लगे हैं। ऐसे में अब इसे मोदी डिप्लोमेसी के बड़े इम्तिहान के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो आखिर एनएसजी में एंट्री के लिए भारत की दावेदारी कितनी मजबूत है? आगे बढ़ते हैं। क्या मथुरा के मामले में यूपी सरकार सीबीआई जांच से डर गई? ये सवाल उठा है कि यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मुलायम सिंह यादव के करीबी राजेंद्र चौधरी के आरोपों के बाद राजेंद्र चौधरी का कहना है कि यूपी में एक साजिश चल रही है, साजिश अखिलेश सरकार के खिलाफ, और इस साजिश में शामिल हैं बीजेपी के लोग, नागपुर के कुछ लोग, हैदराबाद के कुछ लोग और बिहार के भी कुछ लोग। तो क्या पूरा भारत यूपी की अखिलेश सरकार के खिलाफ साजिश कर रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि यूपी सरकार को बाहर के लोगों से डर लगने लगा है? कहीं ये सीबीआई जांच से घबराहट की वजह से तो नहीं हो रहा है? तस्वीरें ताजा हैं, इसीलिए सवाल तो उठेंगे ही, और सवालों के जवाब के लिए जांच भी जरूरी है। सपा के बड़े नेताओं का समर्थन उसको हासिल था, उस कारण यह बड़ी घटना हुई और 2 पुलिस वालों की शहादत हुई। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है।
लेकिन अखिलेश सरकार के मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, लगता है कि उनकी सरकार सीबीआई जांच के नाम पर बौखला गई है। केंद्र की सरकार है भाजपा की, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश में क्या है वो अपनी राय देना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, सब लोग जानते हैं, मथुरा के लोग भी जानते हैं कि किस तरह से वहां पर किसका शय से लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या राजेंद्र चौधरी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को जवाब दे रहे हैं? लगता है कुछ अंदर की बात है मेरे बहनों भाइयों, अंदर की बात है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी यह कहना चाहता हूं कि सचमुच आप मामले का खुलासा करना चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच कराने के लिए भारत सरकार को लिखें कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और क्या अखिलेश के मंत्री बिहार के नीतीश कुमार को भी जवाब दे रहे हैं? हैदराबाद के ओवैसी को भी जवाब दे रहे हैं? मुझको तो मथुरा की घटना पर घोर आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों से कोई मथुरा में एक पार्क को कब्जा करके कैसे बैठा हुआ था। इस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए थी पहले से, और इस तरह से किसी का मन बढ़ने नहीं देना चाहिए। अब बिहार से भी वहां के मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, वो अपना राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में वो टिप्पणी कर रहे हैं। ये जिम्मेदारियों से पलायन करना है, भागना है। खबर ये है कि मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस जांच के लिए कारण पर्याप्त है। वहां पे लगातार एविडेंस हटाए जा रहे हैं मथुरा में, इसलिए तत्काल वहां पे सीबीआई इंक्वायरी होना जरूरी है। इससे बहुत सी चीजें निकल के आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमने यही निवेदन किया और सुप्रीम कोर्ट इस पे कल सुबह सुनवाई करेगा। अगले साल की शुरुआत में यूपी में विधानसभा चुनाव है। जाहिर है मथुरा एक मुद्दा तो है। अगर सीबीआई जांच होती है और चुनाव से पहले ये मसला निर्णायक भी हो सकता है। क्या यही वजह है कि सीबीआई जांच से यूपी सरकार घबरा रही है? उधर सैनिक कॉलोनी के मुद्दे पर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच इसे लेकर नोक झोंक भी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद ने सैनिक कॉलोनी बनाने को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सरकार से सीधा जवाब मांगा। सीएम महबूबा मुफ्ती ने जवाब में कहा कि झूठी और आधारहीन रिपोर्ट्स पर वो किसी को भी राज्य की शांति भंग नहीं करने देंगी। सीएम ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वाले इस समय सोशल मीडिया, खास तौर से ट्विटर पर कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं और वो इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कि हम अमन चाहते हैं, आग लगाते हैं बार बार अमन में। ये खुद चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको मालूम है वो जेट लैग के क्वार्टर बन रहे हैं। उसके बावजूद ट्वीट एवरीथिंग ट्वीट। महबूबा मुफ्ती के इस बयान से उमर अब्दुल्ला खासे नाराज हो गए। हालांकि उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि ट्विटर बंद करने से सबसे ज्यादा खुशी महबूबा मुफ्ती को होगी। मेरी ट्वीट को इससे नसीबते हैं, आपको तब मुतमईन होंगी जब मैं अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करके आपको थोड़ी सी शांति दूंगा, वो मैंने करना नहीं है। सीएम महबूबा मुफ्ती ने पहले ही सैनिक कॉलोनी की बात खारिज कर ये कहा है कि इसके लिए कोई जमीन अलॉट नहीं की गई है। उधर प्रधानमंत्री की पसंदीदा योजना उज्ज्वला में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एलपीजी डीलर्स के मुताबिक स्कीम में सुरक्षा उपायों को दरकिनार किया जा रहा है, जिसका खामियाजा बीमा कवर पर पड़ेगा। सुरक्षा उपायों की अनदेखी से बीमा कंपनियां कवर देने से मना कर सकती हैं। अभिनंदन करते हैं माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत इसलिए की ताकि गरीब और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को धुएं भरी रसोई से छुटकारा मिल सके। लेकिन सरकार की स्कीम में सुरक्षा और बीमा कवर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एलपीजी डीलरों का कहना है कि तय सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है। कई ऐसे गरीब परिवारों को कनेक्शन दिया जा रहा है जिनके घरों में वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, जबकि ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास स्टोव रखने के लिए ऊंचे प्लेटफॉर्म भी नहीं है। पब्लिक लायबिलिटी क्लॉज के तहत बीमा कवर के लिए दोनों ही शर्तें जरूरी हैं। सरकारी तेल कंपनियां 10 लाख से 50 लाख रुपए प्रति कनेक्शन पब्लिक लायबिलिटी कवर लेती हैं,
दुर्घटना की स्थिति में इसी से भरपाई की जाती है। पेट्रोलियम मंत्री का भरोसा है कि खामियों को दूर किया जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जब ग्राहकों को सुरक्षा के बारे में बताते हैं, पहले तो एक छोटी सी उनको डीजीसी की किताब में ही रह जाता था सुरक्षा की क्या क्या पहलू हैं, लेकिन बाकायदा हमने एक बड़ा ब्रोशर बना के, एक बड़ा लिफलेट बना के सचित्र कैसे कैसे गैस को हैंडल करना, कैसे कैसे रखना, जैसे वो व्यक्ति, वो माँ अपने रसोई के पास उसको सिक्योरिटी के मैनुअल्स को अपने टांग के रख पाए, इसकी भी हमने चिंता किया है। सरकार की उज्ज्वला स्कीम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की महिला को बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के गैस कनेक्शन जारी किया जा रहा है। सरकार तेल मार्केटिंग कंपनियों को स्कीम पर 1600 रुपए सब्सिडी देती है। स्कीम में सिलेंडर, गैस रेगुलेटर, बुकलेट, गैस पाइप के लिए कोई पैसा नहीं लगता, जबकि गैस स्टोव और रिफिलिंग के लिए किश्तों में अदायगी की सुविधा है। सरकार की स्कीम से ग्रामीण इलाकों में न केवल रसोई गैस की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार बढ़ने से गांव में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। लेकिन कम जागरूकता वाले इलाकों में सुरक्षा का मुद्दा भी अहम है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। उधर आईएसआई अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने इस बात का बड़ा खुलासा किया है कि अब खुफिया सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक आईएसआई अब हाईटेक ऐप के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ है कि आईएसआई अब हाईटेक ऐप कैलकुलेटर के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है, ताकि सेना को उनकी लोकेशन का पता न चल सके। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने इस खास मोबाइल ऐप कैलकुलेटर को अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर रखा है, जिसके जरिए आतंकी न केवल पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से संपर्क में हैं, बल्कि इसके जरिए वो टेक्निकल सर्विलांस की भी पकड़ में नहीं आ रहे। लश्कर के आतंकी अपने मोबाइल से इसी ऐप का यूज करते हैं। यह मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की स्थिति में भी काम करता है। ये नेटवर्क अपना खुद का सिग्नल तैयार कर लेता है और निश्चित दायरे में मौजूद दूसरी यूनिट के साथ भी संपर्क स्थापित कर लेता है। फिर दोनों के बीच संदेश आते जाते रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ कर रहे आतंकी सीमा पर अपने रेडियो सेट्स और फोन के साथ संपर्क में रहते हैं और इसी के जरिए वो रास्तों और इलाकों के बारे में निर्देश लेते रहते हैं। More troops have been inducted there, and we are also in the process of strengthening our security fences and borders. नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस ऐप को क्रैक करने में जुट गई है, ताकि आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। उधर स्टार रेसलर सुशील कुमार के रियो ओलंपिक में खेलने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। नरसिंह यादव के साथ ट्रायल कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे सुशील की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार की अर्जी दिल में खारिज होने के बाद ये लगभग साफ हो गया है कि रियो ओलंपिक की 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारतीय दावेदारी नरसिंह यादव ही पेश करेंगे। आज सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा कि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन में तब तक दखल नहीं देना चाहता जब तक फेडरेशन का कोई गलत या मनमाना रवैया ना दिखाई दे। कोर्ट ने कहा भाई अभी तक तो जब तक तुम जा रहे थे ट्रायल नहीं हुआ, सब ठीक हुआ, अब तुम नहीं जा रहे तो तुम ट्रायल को क्वेश्चन कर रहे हो। सुशील कुमार के पास एक आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। हालांकि उनके लिए उम्मीदें अब ना के बराबर दिख रही हैं। पूरा विचार चल रहा है इस पे कि डबल बेंच पे जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो जो भी होगा वो उसको पढ़ के, लेकिन खेलों के लिए बड़ा अजीब सा लग रहा है। नरसिंह यादव ने पिछले साल लास वेगास में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत के लिए रियो ओलंपिक का कोटा हासिल किया था। ओलंपिक से 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी को हटाए जाने के बाद सुशील कुमार ने 74 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलने का फैसला किया था, लेकिन नरसिंह यादव शुरुआत से ही इसी वेट कैटेगरी में खेलते आए हैं। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज फाइटर प्लेन सुखोई में अपना उड़ान का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सुखोई में बैठकर किरण रिजिजू ने ये उड़ान पिछले महीने की 18 मई को भरी थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की किसी फाइटर प्लेन के पायलट की ही तरह पूरी तरह से यूनिफॉर्म पहने अब तक आपने सिर्फ तस्वीरें ही देखी होंगी, लेकिन अब खुद किरण रिजिजू ने अपने सुपरसोनिक फाइटर जेट सुखोई 30 में भरी उड़ान का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। 45 साल के किरण रिजिजू ने बीती 18 मई को एयर चीफ अरूप राहा के इन्विटेशन पर करीब 30 मिनट तक फ्लाइंग अनुभव हासिल किया था। रिजिजू ने सुखोई की उड़ान को अपने आप में गर्व की बात बताया।
फाइटर जेट सुखोई पर उड़ान भरने वाले किरण रिजिजू मोदी सरकार के तीसरे मंत्री हैं। इससे पहले राजीव प्रताप रुडी और इंद्रजीत राव भी सुखोई की सवारी कर चुके हैं। उधर ऑनलाइन शॉपिंग के फैन हैं, इस गर्मी में बाहर शॉपिंग करने के झंझट से बचना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए सबसे ज़रूरी है। कई बड़ी शॉपिंग वेबसाइट ने अपनी एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी में बदलाव किया है। यानी अब आप पहले की तरह बेफिक्र होकर सामान नहीं खरीद सकते, बल्कि खरीदने से पहले आपको ये देखना होगा कि उसकी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग बना झंझट, रिटर्न एक्सचेंज बड़ा सिरदर्द। ऑनलाइन शॉपिंग फायदा कम। अगर आपने हाल ही में फ्लिपकार्ट से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या मोबाइल फोन या बुक खरीदी है और उसे वापस करना चाहते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, आपको ये सामान केवल 10 दिन के अंदर ही वापस करना होगा। जी हाँ, फ्लिपकार्ट ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फोन और बुक से जुड़ी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी में बदलाव किया है। यानी इन सामानों को वापस करने के लिए आपको 10 दिन का ही समय मिलेगा। इससे पहले फ्लिपकार्ट इन सामानों को बदलने के लिए ग्राहकों को करीब 30 दिन का समय देती थी। हालांकि 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी कपड़े, फुटवेयर, ज्वेलरी पर जारी रहेगी। इसके अलावा फ्लिपकार्ट 20 जून के बाद अपने सेलर से ज्यादा कमीशन वसूलेगी। फ्लिपकार्ट का कहना है कि रिटर्न पॉलिसी और कमीशन में किए गए बदलाव से सेलर्स को ऑनलाइन बिजनेस मैनेज करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसका फायदा ग्राहकों को भी मिलेगा। वहीं सेलर्स का कहना है कि फ्लिपकार्ट की रिवाइज्ड पॉलिसी के चलते उसके प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले सामानों की कीमतों में करीब 9% की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि सामान लौटाए जाने का खर्च सेलर्स को ही उठाना पड़ता है। इससे पहले अमेज़न भी अपनी रिटर्न पॉलिसी बदल चुकी है, जिसके मुताबिक ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक सामान को सिर्फ बदल सकते हैं, उसे रिटर्न नहीं कर सकते। साथ ही सामान बदलने के लिए ग्राहकों को केवल 10 दिन का समय मिलेगा। इसके अलावा अमेज़न सिर्फ उन्हीं सामान को रिटर्न करेगी जिन पर अमेज़न की गारंटी होगी। बाकी सामान को रिटर्न करने या ना करने का फैसला सेलर्स का होगा। यानी इन सामानों को वापस करना ग्राहकों के लिए बड़ा सिरदर्द होगा, क्योंकि अगर 10 दिन बाद फोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया तो रिटर्न करना बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रिटर्न पॉलिसी में बदलाव ग्राहकों का फायदा है या सिर्फ कंपनी का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज की बड़ी खबर में खबर बस इतनी। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।